Yes, we are live now. Hello and good evening, guys. Yes, we are live now. Please confirm in the chat box क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं. Please confirm करिए in the chat box because yes, we are live now. Please confirm कर दीजिए in the chat box. Am I audible to you? Am I visible to you? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं. Good evening प्रसाद, good evening सोनम, good evening हर्ष, good evening प्राची, good evening अंकिता. यस ऑल क्लियर. और फिर वही शैम्पू मैं नहीं यूज करता भाई. ऑल क्लियर शैम्पू क्यों तुम लोग बार बार ऑल क्लियर करते रहते हो. गुड इवनिंग दलप्रीत कौर. यस गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस लाइव सेशन ऑफ CMA intermediate, one of the very important chapters of your syllabus, which is income from other sources. छोटा चैप्टर है. बोनांजा स्कीम चल रही है. ऑफर मुफ्त 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 फ्री में एग्जाम में मुफ्त मार्क्स पाओ. छोटा सा चैप्टर, बिल्कुल कंसाइज सा चैप्टर. 2-3 क्लासों में पूरा चैप्टर खत्म, 2-3 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म. और अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले निशावत शावा हो जाएगी और बहुत कम एफर्ट्स लगा के हम लोग सारा का सारा अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं इस वाले चैप्टर से. तो बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर, इफेक्टिव चैप्टर. गुड इवनिंग प्रिया कोरी. न्यू स्टूडेंट आए भाई. प्रिया कोरी, वेरी गुड. अच्छा देखो प्रसाद मक्खन लगा रहा, कह रहा है सर आप हैंडसम एंड चार्मिंग हो इसीलिए ऑल क्लियर. वाह 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 वाह. ऐसे दो बातों का कोई कोरिलेशन बैठा नहीं है प्रसाद. अभी देखना हर्ष और रोहित तुम्हें जवाब देंगे इस वाले तुम्हारी बात का. यस कैलकुलेटर शर्मा इज ऑल्सो ऑनलाइन, लेकिन हाँ वो गुड इवनिंग विश नहीं कर रहा, वो बात अलग है. चलो कोई बात नहीं कैलकुलेटर शर्मा. ओके यस गाइज, तो चलो आज की सेशन हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. और आज की क्लास में हमें क्या करना था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस करना था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करना था आज की क्लास में हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का. और वो था भाई गिफ्ट टैक्स. गिफ्ट टैक्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आज शुरू करना था. और आज का हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा ना क्लास में, वो गिफ्ट टैक्स पे डेडिकेटेड होगा. और गिफ्ट टैक्स में हम लोग फोकस करेंगे कि गिफ्ट टैक्स आखिरकार होता क्या है. क्योंकि देखो जब इनकम टैक्स एक्ट आया तब लोगों ने बहुत ज्यादा इनकम टैक्स को भाई इनकम टैक्स ताकि नहीं लगे उन पे, इसकी बहुत ज्यादा कोशिशें करी. इनकम को इवेड करने की कोशिश करी, इनकम टैक्स को इवेड करने की कोशिश करी ताकि इनकम टैक्स उन पे ना लगे. इस तरह की बहुत सारा कोशिश करा. और इस कोशिश में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो उन्होंने सोचा अपने दिमाग में, वो ये सोचा कितना मजा आए अगर हम अपनी कोई ऐसी इनकम अर्न करें जिसका किसी भी हेड में कोई जिक्र ही ना हो, कोई अता पता ही ना हो, कोई नामो निशान ही ना हो, जो किसी हेड के अंदर फॉल ही ना करें. अगर वो किसी हेड के अंदर फॉल ही नहीं करेंगी तो नेचुरल सी बात है भाई, वो वाली इनकम हमारी नॉन टैक्सेबल इनकम होगी. उस पर टैक्स लगाने का भाई गवर्नमेंट को कोई जरिया ही नहीं मिलेगा. ठीक है. और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टूल या रास्ता उन बदमाशों को मिला, वो क्या मिला, वो मिला भाई हम गिफ्ट की तरह अपनी इनकम को किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये जो गिफ्ट टैक्स था ये बहुत ज्यादा एडवांस, आज तो बहुत एडवांस है सेक्शन है ना, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है वाला सेक्शन आज के डेट में अगर देखें. लेकिन उस जमाने में भाई ये इतना एडवांस नहीं हुआ करता था, इतना ज्यादा डिटेल में ये वाला सेक्शन नहीं बना था. तो लोगों ने एक बहुत ईजी जरिया बना लिया. किसी को इनकम ट्रांसफर करनी है उसको गिफ्ट की तरह दे दो, गिफ्ट डीड बना लो. ठीक है. गिफ्ट डीड मतलब एक अग्रीमेंट बना लो कि इतना हम पैसा इस वाले पर्सन को गिफ्ट की तरह दे रहे हैं. फिर कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई किस चीज के लिए दे रहे हैं. गिफ्ट तो भाई ऐसे ही दिया जाता है. गिफ्ट देना लोगों ने शुरू कर दिया. ठीक है. यहां तक कि हद तो तब हो गई, सुनना जरा, हद तो तब हो गई, एक्सट्रीम सिचुएशन तब हो गई जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को गिफ्ट देने लगी. कंपनीज को भी तो आपस में लेन देन करना होता है ना, तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गिफ्ट दिया जी. तो मुझे आज तक याद है जब मैं केपीएमजी में भाई वर्क कर रहा था. KPMG is one of the big fours. उनके डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आई वाज वर्किंग देयर, आई वाज वर्किंग एज अ मैनेजर ओवर देयर. तब एक केस लॉ आया था और इस केस लॉ में हाई कोर्ट का वो केस लॉ था और उस केस लॉ में क्लियर शब्दों में कहा गया था गिफ्ट जो होता है वो जेन्युइन तभी माना जाता है जब वो जेन्युइन इमोशन से बैकअप होता है. गिफ्ट कोई किसी को क्यों देता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से, इमोशंस के वशीभूत होके कोई किसी को गिफ्ट देता है. जैसे कोई डॉटर अपने भाई फादर को गिफ्ट देती है, फादर डॉटर को गिफ्ट देता है, या कोई भाई अपने भाई को गिफ्ट देता है, या कोई मदर अपने सन को गिफ्ट देती है, तो या स्पाउस अपने स्पाउस को गिफ्ट देता है. ठीक है. या कोई स्टूडेंट अगर अपने टीचर को iPhone 17 गिफ्ट देता है. ठीक है. तो ये सारे जो गिफ्ट होते हैं ये इमोशंस के तहत आते हैं. और इमोशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होते हैं
कंपनी में इमोशन नहीं होते, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है भाई, इसलिए एक कंपनी दूसरे कंपनी को गिफ्ट नहीं दे सकती। अगर वो देगी तो हम उसकी इनकम को टैक्स करेंगे, हम उसे गिफ्ट की तरह नहीं मानेंगे। ये बहुत फेमस केस लॉ आया था उस समय जब मैं जॉब कर रहा था। और जी हाँ भाई, कायदे की बात भी है। क्या कायदे की बात है? कायदे की बात यह है कि गिफ्ट को टैक्स इवेजन का जरिया मत बनाओ, ठीक है? गिफ्ट टैक्स इवेजन का जरिया नहीं है। और यही बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक अलग सेक्शन बना दिया भाई, 56(2)(10). ये नंबर भी अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन का नंबर है भाई, 56(2)(10). भाई इसको हम पॉपुलरली कहते हैं गिफ्ट टैक्स, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भाई कैटेगराइज होता है। और इसमें हम ये देखते हैं, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई गिफ्ट देगा और कोई बेनिफिट पहुंचाएगा, तो दूसरा पर्सन जिसको गिफ्ट मिला है उसके हाथ में कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी, कैसे इनकम हम ये वाली टैक्स करेंगे, जिस पर्सन को गिफ्ट मिला है उसके हाथ में इनकम कैसे टैक्स होगी, हम इस वाले पूरे सेक्शन में बहुत डिटेल में भाई देखने वाले हैं। तो 56(2)(10), ठीक है। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, आर्टिफिशियल है कंपनी, वेरी गुड सर। बाकी के हेड्स के ये सारे डीड किधर बनते हैं? कोई भी लॉयर के पास चले जाओ, गिफ्ट डीड बना देगा वो। तो जितने भी गिफ्ट डीड होते हैं लॉयर्स बनाते हैं सारे, ठीक है ठीक है। अब देखो, चलो हम आते हैं गिफ्ट टैक्स पे। तो गिफ्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? गिफ्ट 3 टाइप के हो सकते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट ने रिकॉग्नाइज करे। एक है सबसे पहले जब मनी गिफ्ट की तरह दिया जाता है, जैसे कि आप जब रक्षाबंधन पे जाते हो तो आपकी बुआ जी आपको टीका करती हैं, राखी बांधती हैं, और फिर आप साथ में आप उनको लिफाफा देते हो, या आप अपनी सिस्टर को लिफाफा देते हो, या जब दिवाली होती है तो आपको लिफाफा मिलता है, ठीक है, कि ये भाई कैश है। हम भाई बनियों में तो बहुत चलता है, जो बनी होते हैं ना उनमें ये कैश का लेन देन बहुत चलता है, और हर कम्युनिटी में भाई ये चलता है। तो भाई कैश का जो लेन देन होता है, कैश की जो गिफ्टिंग होती है, वो सबसे पहला माध्यम होता है गिफ्ट लेने या देने का। जब मनी, प्योर मनी, चाहे वो चेक की फॉर्म में हो, चाहे कैश की फॉर्म में हो, चाहे डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में हो, चाहे ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो, आजकल तो पेटीएम हो जाता है, ये सबसे पहला सोर्स है मनी का, ठीक है। सो मनी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गिफ्ट दैट कैन बी गिवन। सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, जैसे भाई कोई लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैमरा, किसी भी तरह का और मूवेबल एसेट जैसे गाड़ी, ठीक है। तो कोई भी मूवेबल एसेट जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट की तरह दे देता है, उसे भाई गिफ्ट की कैटेगरी में लाया जाता है। तो दूसरे तरह का जो गिफ्ट एक्सचेंज हो सकता है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरे तरह का जो गिफ्ट भाई मिल सकता है, जो भाई एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही मिलेगा, एकदम मतलब क्लोज रिलेशनशिप होता है तो ही मिलता है, वो है इमोरल प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी ने किसी को फ्लैट गिफ्ट कर दिया, बंगला गिफ्ट कर दिया, जमीन गिफ्ट कर दी, इमोरल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो इस तरह की चीज भाई थर्ड कैटेगरी है, विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो तीन टाइप से गिफ्ट हो सकता है। गिफ्ट नंबर 1 कैश गिफ्ट, गिफ्ट नंबर 2 गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट नंबर 3 गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन 3 तरह से गिफ्ट भाई आपको मिल सकता है। सर क्या तीनों टैक्सेबल हैं? बिल्कुल, तीनों टैक्सेबल हैं। तीनों तरह के गिफ्ट टैक्सेबल हैं आपके हाथ में। अगर आप ये गिफ्ट किसी से रिसीव करते हो, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। सर ये बहुत गलत बात है। क्यों भाई, क्यों बहुत गलत बात क्यों है? क्योंकि सर जहां पर जेन्युइनली गिफ्ट की तरह दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रदर अपने सिस्टर को गिफ्ट दे रही है, फादर अपनी डॉटर को उसकी मैरिज पे भाई कई बार गिफ्ट देते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देते हैं। छोटे मोटे गिफ्ट की बात नहीं हो रही, 1100 रुपए का शगुन के लिफाफा, इतना छोटे मोटे गिफ्ट की बात नहीं हो रही भाई। गवर्नमेंट जो है वो बड़ी चीजों पे टारगेट करती है हमेशा, छोटे मोटी चीजों पे टारगेट नहीं करती। तो सर यहाँ छोटी मोटी चीजों की बात नहीं हो रही, सर यहाँ बड़ी बड़ी चीजों की बात हो रही है। मैरिज पे एक भाई फादर अपनी डॉटर को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करता है, एक फादर अपने सन इन लॉ को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करता है, इसी तरह डॉटर इन लॉ को उनके जो इन लॉज होते हैं वो बहुत सारी चीजें गिफ्ट करते हैं। सर तो वो सारा क्या टैक्सेशन की कैटेगरी में आ जाएगा? नहीं भाई नहीं, उसके लिए हम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतने भी हार्श, इतने भी डिफिकल्ट प्रोविजंस नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, इजी हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे जो एक्सेप्शंस हैं। अभी एक ब्रॉड प्रिंसिपल सेटअप कर रहा हूं। ब्रॉड प्रिंसिपल क्या है? 3 तरह के गिफ्ट टैक्स होते हैं। एक तो कैश गिफ्ट टैक्स होगा, कैश में जो आपको मिला है। दूसरा कोई भी मूवल प्रॉपर्टी है तो वो टैक्स होगा, और तीसरा जो इमूवल प्रॉपर्टी है वो टैक्स होगा। भाई तीनों चीजें टैक्स होंगी, आपके टैक्सेबल इनकम का पार्ट मानी जाएंगी, ठीक है सर। प्रसाद आगे की बात मत, अभी अभी रुक जाओ, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा। अभी आगे की बात मेरे से मत पूछो, ठीक है, ठीक है सर। तो अब मान लो कैश गिफ्ट मिलता है, ठीक है, मूवल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलती है, इमूवल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलती है।
सबसे पहले बात करते हैं कैश गिफ्ट की। तो कैश गिफ्ट अगर मिलता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, चाहे वो किसी से भी मिले, अगर वो 50,000 रुपए से ऊपर का वैल्यू रखता है तो वो टैक्सेबल होगा। 50,000 रुपीज एक साल में। तो अभी जो आप बात कर रहे थे कि बुआ जी 1100 रुपए का लिफाफा भाई उन्होंने हमसे लिया या फिर उन्होंने हमें दिया, ठीक है, दिवाली पे जब उनके घर जाओ तो वो देती भी है, तो लिया या दिया, तो 1100 2100 इन अमाउंट्स की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है 50,000 रुपीज पर एनम, एक साल में जो कैश गिफ्ट है, एग्रीगेट ऑफ मनी क्योंकि लिखा है, तो एक साल में आप 50,000 रुपए तक का गिफ्ट विदाउट एनी टैक्स ले सकते हो। तो अगर आपको 50,000 रुपए तक का गिफ्ट मिला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसे टैक्स फ्री होके ले सकते हो, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं। दहेज गिफ्ट के नाम पे दे दो, नॉन टैक्सेबल होगा। नालायक गुड्डू कुमार, उल्टी सीधी बातें हैं। ये देखो कितना गंदा आदमी है कैलकुलेटर शर्मा, कह रहा है सर मैं दहेज लूंगा वो भी टैक्स होगा क्या। नालायक, दहेज लेना और देना इंडिया में इलीगल है, ठीक है, ऐसी बातें करनी भी पाप है, पाप। नालायक, ठीक है। सो 50,000 रुपीज का अगर आप कैश रिसीव कर लेते हो कहीं से विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब बदले में आपने कुछ नहीं दिया, कोई सर्विसेज या कोई गुड्स नहीं दिए, और आपको भाई कैश कहीं से मिल गया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो 50,000 रुपीज तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, 50,000 रुपीज से ऊपर अगर आपने लिया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लग जाएगा। सर कितना % टैक्स लगेगा, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर में। अब आज जो बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है भाई, जो प्रॉपर्टी मूवेबल है भाई। उसके अंदर भी ना दो कैटेगरी होती है। एक तो आपको बिल्कुल वो फ्री में मिल गई विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपको भाई आपकी बुआ जी ने एप्पल की आई वॉच गिफ्ट कर दी, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, कुछ पैसे नहीं लिए। और दूसरा, जब इनसफिशिएंट कंसिडरेशन पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, मतलब एप्पल आई वॉच है, उसकी वैल्यू है भाई 1,00,000 रुपए, ठीक है, और आपको कितने में मिल गई, 10,000 रुपए में। आपको 10,000 रुपए में किसी ने दे दी, किसी ने कहा 10,000 रुपए मुझे दो, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए की एप्पल आई वॉच दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया इनसफिशिएंट कंसिडरेशन, तो ये भी गिफ्ट है भाई, ये भी गिफ्ट है, ठीक है। तो गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के दो तरीके से आपको मिल सकते हैं, एक विदाउट कंसिडरेशन, जब आपने कुछ भी पैसे नहीं पे करे इस वाले मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, दूसरा इनसफिशिएंट कंसिडरेशन, दोनों ही गिफ्ट की कैटेगरी में आएंगी। सिमिलरली अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में विदाउट कंसिडरेशन भी गिफ्ट हो सकता है, जहां पर कंसिडरेशन भाई आपको नहीं मिली, और इनसफिशिएंट कंसिडरेशन भी गिफ्ट हो सकता है, जहां आपको कंसिडरेशन बहुत कम देनी पड़ी। मान लो बंगला था 50 लाख रुपए का, आपको कितना रुपए देना पड़ा, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपको देना पड़ा, ठीक है। तो ये 50 लाख रुपए का बंगला आपको मिल गया। मनीष कह रहा है सर यहां रिलेटिव 10 रुपए की चॉकलेट भी नहीं देते। हर्ष कह रहा है और ये सुविधा वाला बोर्ड, हाँ ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो डिजिटल बोर्ड है सुविधा वाला, ये भी भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना आपको चीज मिल गई, और इनसफिशिएंट कंसिडरेशन मतलब बहुत सस्ते में मिल गई, दोनों गिफ्ट की कैटेगरी में आएंगी। अगर तो मिल गई फ्री में, ठीक है, आपको एप्पल आई वॉच फ्री में मिल गई, एप्पल आई वॉच की जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 रुपए की एप्पल आई वॉच है, आपको फ्री में मिल गई, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, जैसे एप्पल आई वॉच की 50,000 रुपए से ज्यादा है भाई, 1,00,000 रुपए है, तो होल एफएमवी इन एग्रीगेट इज टैक्सेबल एज इनकम। आपका जितना भी रुपया है ना, जैसे मुझे मेरी बुआ जी ने भाई ये एप्पल वॉच गिफ्ट कर दी, तो मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी, गवर्नमेंट मेरी कितनी इनकम मानेगी, 1,00,000 रुपए मेरी इनकम मानी जाएगी, ठीक है, 1,00,000 रुपए मेरे हाथ में इनकम होगी। तो होल एफएमवी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना उस वाले प्रोडक्ट की, जो मार्केट में इस समय वैल्यू है इस घड़ी की, वो घड़ी मेरे हाथ में भाई, वो इनकम मेरे हाथ में इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। अब अगर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन, भाई 1,00,000 रुपए की चीज थी, मुझे 10,000 रुपए में दे दी गई, ठीक है, तो 90,000 रुपीज का गिफ्ट दिया गया एक तरह से मुझे, बस वही टैक्सेबल हो जाएगा। एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, जैसे 1,00,000 रुपए की वॉच मुझे गिफ्ट मिली, ठीक है, उसमें से 10,000 रुपए मुझे पे करने पड़े, 90,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल इन माई हैंड्स। लेकिन एक शर्त है कि एफएमवी माइनस कंसिडरेशन 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कोई एक एसेट है 60,000 रुपए का, 60,000 रुपीज का, ठीक है, 60,000 रुपीज का एसेट मुझे मिला, और जो 60,000 रुपीज का एसेट मुझे मिला भाई, उसमें से मुझे कहा गया कि आप 15,000 रुपीज दे दो और 60,000 का एसेट ले जाओ, तो 60,000 माइनस 15,000 45,000 रुपीज हो गया। 45,000 टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो 50,000 रुपए से कम है।
तो गिफ्ट को टैक्सेबल करने के लिए मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50,000 मिनिमम उसकी वैल्यू होनी चाहिए 50,000। 50,000 रुपीज से अगर कम का गिफ्ट मिला है तो भाई वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो एफएमवी माइनस कंसिडरेशन शुड बी मोर देन 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। अब हर्ष का एक बहुत वाजिब सवाल है। हर्ष का सवाल है, सर गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि आपको वॉच गिफ्ट मिली है? तो देखो अगेन मैं सेम बात तुम्हें बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ये लाख 2 लाख के पीछे नहीं पड़ी हुई, 50-60 हजार रुपए के पीछे नहीं पड़ी हुई। गवर्नमेंट पड़ी हुई है उन लोगों के पीछे जो बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट कर देते हैं। जैसे गाड़ी गिफ्ट कर दी, भाई किसी ने गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी उसने किसी और को गिफ्ट कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप गाड़ी गिफ्ट करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना पड़ेगा, रजिस्ट्री चेंज होगी गाड़ी की, गिफ्ट डीड बनेगी गाड़ी की, तब जाके वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी गाड़ी में। या बंगला, घर, बहुत बड़ा घर किसी ने किसी को गिफ्ट कर दिया भाई, अगर किसी ने घर किसी को गिफ्ट कर दिया तो भाई पूरी गिफ्ट डीड बनेगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स पता लग जाएगा। ये तुम्हारी बात बिल्कुल वाजिब है, जायज बात है कि अगर मेरी बुआ जी मेरे को घड़ी गिफ्ट करती है तो गवर्नमेंट को नहीं पता लगेगा और मैं इस पर टैक्स भी नहीं दूंगा। प्रैक्टिकल बात ये है भाई, देना चाहिए टैक्स, लेकिन क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट को पता नहीं लगेगा तो फिर मैं नहीं दूंगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट भी ये छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं पड़ती। भाई तुमने छोटी मोटी चीजें एक्सचेंज करनी, लाख 2 लाख रुपए की, गवर्नमेंट उसके पीछे नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट पीछे पड़ेगी बड़ी बड़ी चीजों के, बड़े बड़े एसेट्स के, जो तुम किसी को ट्रांसफर करोगे जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि घड़ी का भाई कोई हिसाब किताब नहीं मांगेगा तुमसे। नालायक रोहित शर्मा कह रहे सर दहेज में मिलती है कार। हाई वैल्यू परचेजेस बैंक ट्रांजैक्शन विल रिफ्लेक्ट ना सर। हाँ बिल्कुल, अवीशा ने बहुत बढ़िया बात करी है। हाई वैल्यू परचेजेस और जितने भी हाई वैल्यू बैंक ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो एक एनुअल स्टेटमेंट बनता है जिसे बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS। तो वो ना गवर्नमेंट को दिख जाता है, आपने जो पूरे साल में हाई वैल्यू परचेजेस करें, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है, वो गवर्नमेंट के सामने लिस्ट कितना आ जाता है। और अगर उसके अकॉर्डिंग आपने इनकम ऑफर टू टैक्स नहीं करी होती, गवर्नमेंट आपको पकड़ लेती है। वेरी गुड, अवीशा ने बहुत सही बात करी है। हे भगवान, ये सारे के सारे तुम लोग दहेज के पीछे क्यों पड़ गए? नालायक, दहेज इज इलीगल, दहेज लेना देना इलीगल है। नालायक हर्ष कंजानी और नालायक रोहित शर्मा दोनों नालायक ही हैं और नालायकी की भरी हुई बातें करते हैं। चाहे वो जितना भी क्लास शुरू होते हुए कमिट कर दें सर आज कोई मस्ती नहीं होगी, लेकिन नालायकी दोनों के रोम रोम में बसी हुई है। दोनों नालायकी बगैर करे बगैर क्लास को आगे बढ़ने ही नहीं देते, नालायक दोनों के दोनों। सेल्स कंसिडरेशन शुड बी मोर देन 50,000, बिल्कुल भाई, सेल्स कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये देखो नालायक, आपने भी लिया था सर शादी में, सर मेरे यहां लीगल है। अच्छा, गुड्डू कुमार का क्वेश्चन आया, सर खरीद के तो कोई दे रहा है और उसको पास टैक्स होने के बाद इनकम आती होगी, वो अगर खरीद के दे रहा है तो रिसीवर क्यों टैक्स दे? गुड्डू कुमार देखो, जब एक इनकम एक बंदे से दूसरे बंदे के हाथ में जाती है तो इनकम फ्रेश हो जाती है। पहले वाले बंदे ने तो टैक्स दे दिया लेकिन दूसरे वाले ने तो नहीं दिया ना। अब मैं तुम्हारे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तुमने मुझे ट्यूशन फीस दी है, ठीक है, मैंने तुमसे डीटी की क्लास मैंने तुम्हें दी, तुमने मेरे को ट्यूशन फी दी, तुमने मेरे को ट्यूशन फी दी 250 रुपीज, सपोज एज्यूम करते हैं, ठीक है। अभी जो 250 रुपीज तुमने दी, तुम्हारे फादर ने इस पर टैक्स पे किया है ना, तुम्हारे फादर ने अर्निंग करी थी, इस पर टैक्स पे किया है ना। लेकिन जब 250 रुपीज जब तुम मुझे दोगे तो मुझे दोबारा टैक्स पे करना पड़ेगा ना। तो दो अलग अलग इनकम है ना, तुम्हारे फादर की इनकम अलग, मेरी इनकम अलग। तो गिफ्ट जिसने दिया उसने ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर दिया उस इनकम पे, लेकिन जब गिफ्ट किसी और को दे दिया गया तो उसकी दोबारा इनकम बन गई भाई। ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार इनकम हो गई तो वो इनकम चलती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था लेकिन उसका जरा वो समझना उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, बताओ गुड्डू, तुम्हें समझ में आया मीनिंग? चलो, तो हम देख रहे थे भाई कि अगर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन है, मतलब सस्ते में मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, तो एफएमवी माइनस कंसिडरेशन जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से जब कंसिडरेशन को तुम माइनस कर देते हो तो फिर भाई वो 50,000 से अगर ऊपर है तो तुम्हारा गिफ्ट कितना टैक्स हो जाएगा तुम्हारे हाथ में, अगर तुम्हें सस्ते में कोई चीज मिली है तो 50,000 बेयर मिनिमम गिफ्ट की वैल्यू होनी चाहिए। और लास्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में तुम्हें पता है एक और वैल्यू बड़ी काम की होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो उसके एरिया के सर्कल रेट के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू गवर्नमेंट निर्धारित करती है उसे बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कंप्यूटिंग द गिफ्ट अमाउंट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। सो अगर विदाउट कंसिडरेशन, मतलब अगर जो प्रॉपर्टी है वो विदाउट कंसिडरेशन भाई अगर मिलती है तो विदाउट कंसिडरेशन के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्स कर ली जाएगी गिफ्ट की तरह। जैसे अगर मान लो तुमने मेरे को कहा कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मजा आ गया,
ठीक है। और हर्ष जैसे, हर्ष मुझे आईफोन 17 तो गिफ्ट करने वाला है इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद। रोहित शर्मा है, वो कहता है सर आप जब इंटरमीडिएट में क्लियर करूंगा तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी फ्लैट गिफ्ट करूंगा दिल्ली के पॉश कॉलोनी में, ठीक है। तो अगर तुमने मुझे फ्लैट गिफ्ट किया और उस फ्लैट की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा हुई, तो जितना भी उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा उस दिन, जिस दिन वो फ्लैट मुझे दिया जा रहा है, वो मेरे हाथ में टैक्स हो जाएगा। अब तुम लोग कहोगे सर आपको तो फ्लैट मिला, आपको तो पैसे मिले ही नहीं, तो अगर पैसे मिले ही नहीं तो गवर्नमेंट को आप पैसे कैसे दोगे, गवर्नमेंट को कैश कैसे दोगे, आपको तो कैश मिला ही नहीं, तो गवर्नमेंट को कैश कैसे दोगे भाई। वो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारा हेडेक है, वो कुछ नहीं, वो तुम्हारा हेडेक है भाई, तुम कैश कैसे दोगे, तुम्हें तो फ्लैट मिला है, अब तुम अपनी जो अर्निंग है उसमें से भाई कैश दो। गवर्नमेंट इतना तक कहती है फ्लैट बेच दो, अगर टैक्स देने के पैसे नहीं है फ्लैट बेच दो, उसमें से तुम टैक्स के पैसे गवर्नमेंट को दो, तो टैक्स को तो पैसे तो गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। सो जो भी विदाउट कंसिडरेशन इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उस पर टैक्स देना जरूरी है। जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, उसको हम इनकम की तरह टैक्स करेंगे, उस पर इनकम टैक्स रेट लगाएंगे, रेट अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। रोहित कह रहा है सर जी मैं रोड पे आ जाऊंगा, पेमेंट आप कर देना बस, नालायक हर्ष कंजानी। और कितना प्रॉपर्टी चाहिए सर, चलो ठीक है। और अगेन अगर फ्लैट मिला मुझे गिफ्ट में लेकिन सस्ते में मिला, ठीक है, 50 लाख रुपए का फ्लैट था, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए पे करने पड़े, 45 लाख रुपए का मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया, ठीक है। इनसफिशिएंट कंसिडरेशन, वही प्रिंसिपल भाई, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन शुड बी मोर देन 50,000 रुपए और 10% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। यहां पर एक और लिमिट दे दी गई भी, जो कंसिडरेशन है उसका बेयर मिनिमम 10% तो भाई आपको गिफ्ट की तरह मिलना चाहिए। सो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन शुड बी मोर देन ₹50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन। अगर ये इससे ज्यादा है तो फिर हम कहेंगे अगेन आपको गिफ्ट मिला है, आपको कोई चीज गिफ्ट में मिली है और आपका इनकम गिफ्ट की तरह टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पूरे भाई रूल्स गिफ्ट टैक्स के, और इस वाली टेबल में जो पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये वाले रूल्स हमने प्रॉपर्ली लिखे हैं, नोट डाउन करे हैं, इनको रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले है रिसीट ऑफ मनी, सबसे पहले है जो कैश मिलता है। तो अगर कैश आपको मिला है 50,000 से ऊपर इन एग्रीगेट विदाउट एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भाई कुछ भी नहीं है, और आपको मिला है एग्रीगेट 50,000 से ऊपर का कैश विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में आपको कैश मिला है, होल ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच अमाउंट शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम, आपकी इनकम मानी जाएगी, पूरा का पूरा ये वैल्यू जो कैश मिला है। अच्छा, अब मिली कोई इमोल प्रॉपर्टी, ठीक है, और कैसे मिली, विदाउट कंसिडरेशन मिली भाई, विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कुछ भी नहीं पे किया, उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो 50,000 से ऊपर थी पर इंसिडेंस, मतलब पर भाई प्रॉपर्टी, जैसे मान लो 3 प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट मिली तो तीनों की वैल्यू 50,000 50,000 50, तीनों की इंडिविजुअली 50,000 से ऊपर थी, एग्रीगेट नहीं, इंडिविजुअल पर इंसिडेंस, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब दूसरा क्या, इमोल प्रॉपर्टी मिली फॉर कंसिडरेशन इनसफिशिएंट कंसिडरेशन मिला, ठीक है, फॉर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन मिला, मतलब मुझे सस्ते में मिल गई, मुझे 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी किसी ने सिर्फ 5 लाख रुपए में दे दी, बहुत ज्यादा कम रेट में दे दी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि हमें इनसफिशिएंट कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी मिल गई इमोल प्रॉपर्टी, देन एसडीवी ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड्स सच कंसिडरेशन, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है प्रॉपर्टी की, और जो कंसिडरेशन मुझे पे करना पड़ा वो तो बहुत कम है भाई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की थी 50 लाख रुपए, मुझे जो पे करना पड़ा सिर्फ 5 लाख रुपए पे करना पड़ा। अगर ऐसी सिचुएशन है एंड सच एक्सेस इज मोर देन हायर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो हायर होगा, एक्सेस जो है वो उससे ज्यादा है, मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा या 10% ऑफ द कंसिडरेशन से ज्यादा, मुझे कंसिडरेशन कितनी पे करनी पड़ी, 5 लाख रुपए पे करनी पड़ी, ठीक है। 5 लाख रुपए का 10% ले लो, 50,000 रुपए, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है अगर 5,50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो कि मेरे केस में है बहुत ज्यादा है, मेरी केस में तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भाई 50 लाख रुपए है, अगर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज्यादा है, डिफरेंशियल जो है वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज्यादा है, तो जो भी भाई अमाउंट होगा एसडीवी का वो टैक्सेबल होगा मेरे हाथ में एज माय इनकम। सो द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टैक्सेबल एज इनकम। अब बात एक ध्यान रहे, ये जो 50,000 है ये कोई एग्जेम्पशन नहीं है, माने ये वाली जो 50,000 रुपए है ये वाली इनकम मेरी कोई माइनस नहीं होगी, मतलब पूरी की पूरी इनकम, एग्रीगेट इनकम टैक्सेबल होगी एज इनकम, जो एग्रीगेट इनकम है, जो पूरी इनकम है वो टैक्सेबल होगी एज इनकम, मतलब 50,000 रुपए की कोई डिडक्शन मत लेना, 50,000 रुपए रिड्यूस मत करना, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा भाई। अगर 50,000 से ऊपर गई वैल्यू पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, 50,000 रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऐसा मत सोचना, ठीक है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है देखो यहां पर एग्जांपल्स भी दिए हुए, शेयर, सिक्योरिटी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, ड्राइंग, स्कल्पचर,
एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, बट इट डज नॉट इंक्लूड फर्नीचर एंड क्लोथ। फर्नीचर एंड क्लोथ इस कैटेगरी में नहीं आता। मतलब फर्नीचर एंड क्लोथ अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप किसी को महंगे महंगे कपड़े, गुच्ची, प्राडा, अरमानी, इस तरह के कपड़े अगर आप भाई किसी को गिफ्ट करते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आगे से अपनी बुआ जी को बोलना कि बुआ जी जब भी आपको मुझे कुछ गिफ्ट करना हो ना, वो भी 50,000 से ऊपर का, तो आप ये सब मत गिफ्ट करना, कोई गोल्ड या ज्वेलरी या पैसे मत गिफ्ट करना, आप मुझे अच्छे अच्छे फैंसी महंगे महंगे कपड़े दिला देना, वो फ्री हो जाएंगे, वो टैक्स फ्री रहेंगे, उसमें मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मुझे फर्नीचर दिला देना, उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, शाणपति मत खेलना। फर्नीचर जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं लगो कि उसमें डायमंड्स लगे हुए हो, ठीक है, और क्लोथ भी जो होने चाहिए वो ऐसा नहीं हो कि उसमें सोने के तार लगे हुए हो। अगर वो होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। हमने पढ़ा था पहले ही अपनी क्लास में कैपिटल गेन के कि अगर फर्नीचर और क्लोथ जो पर्सनल इफेक्ट होते हैं, अगर उनमें तुम सोने की चीजें डलवा दो या कोई भाई डायमंड जड़वा दो तो फिर वो भाई टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाता है। उसके अलावा अगर आप मतलब कुछ भी दोगे तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो बुआ जी को बोल देना, बुआ जी आप मेरे को महंगे महंगे कपड़े गिफ्ट कर दो, फर्नीचर गिफ्ट कर दो, टैक्स फ्री होगा, मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात। नालायक। हुज एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर होनी चाहिए मूवल प्रॉपर्टी की, और रिसीव्ड होनी चाहिए विदाउट कंसिडरेशन, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी एज इनकम इन द प्रीवियस ईयर। और अगर मूवल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन है, मतलब कंसिडरेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, अगर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन है मूवल प्रॉपर्टी का, तो सच कंसिडरेशन इज लेस देन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू बाय 50,000 रुपीज से भी भाई कंसिडरेशन कम है, मतलब जो गिफ्ट है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी लेस द कंसिडरेशन पेड, जो कंसिडरेशन पे किया है वो शैल बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपका इनकम बन जाएगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। हाँ मनीष, जो कंसिडरेशन एक्चुअली पे किया वो तो माइनस करेंगे करेंगे, मैंने बोला 50,000 माइनस नहीं करेंगे, जो 50,000 की लिमिट है वो माइनस नहीं करेंगे, अगर 50,000 से एक्सीड हो गया पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, कंसिडरेशन जो हुआ वो तो माइनस करेंगे। सर अगर कोई गिफ्ट रिसीव करता है अलग अलग लोगों से तो वह एग्रीगेट में 50,000 से ऊपर हो तो टैक्स लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। अंकिता का बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल लग जाएगा। डायमंड लगा हुआ फर्नीचर कौन बुआ गिफ्ट करेगी? अरे बुआ का तो हम एग्जाम्पल लेते हैं नालायक, ये थोड़ी मैं बुआ को भी वो थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं गिफ्ट का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो कोई भी गिफ्ट कर सकता है और कोई नहीं भी कर सकता। अब कौन ये गोल्ड और सिल्वर, ये महंगी महंगी चीजें कौन गिफ्ट करता है एक दूसरे को? कोई भी नहीं करता, तो एग्जाम्पल है, बस लॉ समझा रहे हैं तुम्हें। सर गुच्ची कहाँ और 10 रुपए की चॉकलेट कहाँ? वो बस 100 रुपए दे देती है। नालायक, बेकार की बातें करा लो बस, मतलब काम की बातें छोड़ो सर, आप बेकार की बातें करा लो। चलो अब एक्सेप्शन पढ़ते हैं भाई। ये सेक्शन कहां कहां अप्लाई नहीं होगा, मैंने तुम्हें बताया था, जहां वाजिब चीज होगी, जहां कुछ जेन्युइन चीज होगी, वहां वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, तो गिफ्ट टैक्स अप्लाई नहीं होता। कोई भी सम और कोई भी प्रॉपर्टी मिले अगर इन लोगों से मिलेगी तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता भाई। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी गिफ्ट मिले किसी रिलेटिव से तो गिफ्ट टैक्स उस पर नहीं लगता, आपको उस इनकम पे टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी रिलेटिव से कोई भी कैश मिले या कोई भी प्रॉपर्टी मिले, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल के केस में आपका स्पाउस, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, आपके स्पाउस का ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो आपके पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, मामा मामी, मामा और मौसा मौसी, ठीक है, आपके पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर कौन हुआ? बुआ, ठीक है, मेरे पापा की सिस्टर, और मेरे पापा का ब्रदर ताऊ जी और चाचा जी, ठीक है, वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, और आपकी मदर के ब्रदर मामा जी, और आपकी मदर की सिस्टर मौसी जी, तो ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। एनी लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के जो लीनियल असेंडेंट है, मतलब इंडिविजुअल के बच्चे और इंडिविजुअल के पेरेंट्स, ठीक है, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, मतलब आपकी वाइफ के पेरेंट्स, आपकी वाइफ के किड्स, आपकी वाइफ के पेरेंट्स मतलब आपके सास ससुर, उनसे भी कोई गिफ्ट मिले टैक्स फ्री होता है भाई, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। स्पाउस ऑफ पर्सन रेफर टू इन क्लास सेकंड टू सिक्स्थ, तो सेकंड टू फोर्थ में, ये सेकंड टू फोर्थ में इनके जो भी स्पाउस होंगे उनसे भी अगर कोई गिफ्ट मिले तो वो भी भाई टैक्स फ्री माना जाएगा। तो बहुत एक्सपेंसिव डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। मौसी मामा बिल्कुल, चाचा बिल्कुल,
बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब से अगर आपको गिफ्ट भी मिलेगा तो भी भाई कोई टैक्स आप पे नहीं लगेगा, चाहे जितना भी, चाहे करोड़ों रुपए का गिफ्ट है, अगर रिलेटिव से मिल रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। अच्छा, इन केस ऑफ HUF, अगर HUF है आपकी, तो एनी मेंबर, कोई भी उसका मेंबर है, वो अगर HUF को गिफ्ट देता है, HUF उसको गिफ्ट देता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। मैंने आपको बताया कोर्ट का ये डिसीजन है भाई कि जो गिफ्ट एक्सचेंज होता है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से होता है, और एक पार्टनरशिप फर्म का कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं हो सकता किसी के साथ, कंपनी का नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन ही नहीं है, ठीक है। तो इनके अलावा कोई भी अगर गिफ्ट एक्सचेंज करेगा तो टैक्स लगेगा। तो रिलेटिव की डेफिनेशन काफी एक्सपेंसिव है। हाँ सर, तो दहेज में भी तो हमारी वाइफ के ही मम्मी पापा हमें दहेज देते हैं। हे भगवान, रोहित शर्मा तुम ना अपने पापा के मेरे से बात कराओ, ठीक है। मैं ज़रा उन्हें बताऊंगा कि नालायक आपका बेटा क्या क्या सोचता है, उल्टी सीधी बातें जो सोचता है ना, मैं सारी उन्हें बताऊंगा। और जब तुम्हारी शादी भी होने वाली हो ना, तो लड़की से एक बार मुझे मिलवा देना पहले, मैं उससे बता दूंगा तुम्हारे जो गंदे गंदे ख्याल हैं ना इन सब चीज़ों के बारे में, सब बता दूंगा। नालायक, गिफ्ट के नाम पे दहेज, ड्यू टू इट्स आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस। यस अभिषा, वो आर्टिफिशियल होता है ना, इसलिए उनका भाई गिफ्ट एग्जाम नहीं होता और किसी का, ठीक है। वेरी गुड। अब और क्या और है भाई, ओकेजन ऑफ मैरिज। अगर आपकी मैरिज है और मैरिज पे आपको गिफ्ट मिलता है किसी थर्ड पार्टी से, देखो रिलेटिव से मिलता है तो कभी भी मिल जाए तो टैक्स फ्री है, किसी थर्ड पार्टी से भी जो नॉन रिलेटिव है, अगर उस पे आप मैरिज के ओकेजन पे अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी मैरिज है और आपको गिफ्ट मिल रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को जो गिफ्ट मिलते हैं मैरिज पे वो टैक्स फ्री होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता। अंडर अ विल, विल मतलब वसीयत, ठीक है, किसी वसीयत में या इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस भी वही कहते हैं भाई, जब कोई वसीयत नहीं बना के जाता तो इनहेरिटेंस मिलते हैं भाई, ग्रैंडफादर के जो एसेट्स हैं वो फादर को मिलते हैं, फादर के सन को मिलते हैं, सन के उसके सन को मिलते हैं। तो जो भी इनहेरिटेंस है उनको भी जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और द डोनर, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और द डोनर। कंटेम्पलेशन मतलब एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन की डेथ होने वाली है, ठीक है, वो अपने लास्ट स्टेज पे है, वो अपने डेथ पे है भाई, और वो कहता है कि मैं अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो भाई मैं किसी के नाम डोनेट करना चाहता हूँ, किसी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तो डेथ होने वाली है। अब मेरी जब डेथ होने वाली है तो फिर भाई मेरी प्रॉपर्टी मैं किसी और के नाम देना, मैं किसी और को देना चाहता हूँ, ठीक है। सो अगर एक्सपेक्टेशन है किसी की डेथ होने वाली है और वहां वो अपनी प्रॉपर्टी, जो डोनर है या पेयर है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना चाहता है, उस पर गिफ्ट नहीं लगता, उस पर टैक्स नहीं लगता। मतलब अगर थर्ड पार्टी है, ठीक है, और थर्ड पार्टी आपको कहे कि भाई मैं तो जा रहा हूं इस दुनिया से, आप भाई मेरी प्रॉपर्टी, जैसे कितनी बार सुनने में आता है ना, कि भाई जो लोग होते हैं वो उनके बच्चे उनसे लड़ते हैं, है ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी सारी अपने नौकर के नाम कर जाते हैं। ऐसा होता है ना कई बार, क्योंकि नौकर ने उनकी सेवा करी होती है, आखिरी मोमेंट पे बच्चे लड़ाई करते रहते हैं, है ना। तो जो नौकर को गिफ्ट मिला और उनके जीते जीते मिल गया, ठीक है, उन्होंने कहा ये सारी प्रॉपर्टी आज से तेरे नाम है, जीते जीते मिल गया, ठीक है, जी रहा है वो, और उसको गिफ्ट भाई नौकर को कर दिया, लेकिन उस पर्सन की डेथ होने वाली है जो डोनर है, ठीक है, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को टैक्स फ्री अज्यूम करते हैं, दैट इज टैक्स फ्री, ठीक है। सर बोल तो ऐसे रहे हो जैसे उन्होंने नहीं लिया था। नालायक, अभी अभी मेरी शादी कहाँ हुई है, हैं? मैं तो तुम्हारी एज का हूं, तुम्हें पता नहीं है, तुमसे 6 महीने छोटा हूं, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम्हें तो शादी नहीं हुई, दहेज वहेज की बात कहां से आ गई। नालायक। नालायक हर्ष कंजानी, बहुत मारूंगा मैं तुमको, ठीक है, नालायक। सो अगला क्या है, अगला है कोई लोकल अथॉरिटी से अगर हमको कोई भी गिफ्ट मिलता है ऑन ओकेजन ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी से अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, कोई भी, कई बार क्या होता है जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है ना, जब भी कोई भाई तूफान आया, बाढ़ आई, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी है, जो पीड़ित होते हैं उनको 1-1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे कोई भी भाई भूकंप आता है कहीं पर, घर किसी के टूटते हैं, तो गवर्नमेंट भाई डिक्लेयर करती है कि हम सबको 1-1 लाख रुपए पीड़ितों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो भी गिफ्ट होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, लोकल अथॉरिटी की तरफ से होगा, वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो टैक्स फ्री होगा। तो फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी से कोई भी गिफ्ट मिलता है दैट विल बी टैक्स फ्री, उस पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। फ्रॉम बाय एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 1023C। तो जो अप्रूव्ड लोग होते हैं, जो भाई खुले ही इसलिए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन खुली ही इसलिए हैं कि वो किसी की मदद कर सकें, है ना,
जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो जो काम ही ऐसा करते हैं जो लोगों की मदद करें, है ना, और वो किसी भी तरह का गिफ्ट अगर लोगों में बांटते हैं, जैसे आपने सुना होगा कई संस्थान होते हैं जो महीने का राशन लोगों, गरीब लोगों में बांटते हैं, कई संस्थान होते हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट गिफ्ट करते हैं। भाई मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी, उदयपुर की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नारायण सेवा संस्थान, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो लोगों का पैर खराब हो जाता है, पैर कट जाता है, उनको आर्टिफिशियल पैर डोनेट करती है, उन लोगों को, तमाम लोगों को उनके ऑपरेशन कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, तो गिफ्ट देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो गिफ्ट देते हैं किसी भी लोगों को, तो वो टैक्स भाई उस पर नहीं लगता, क्योंकि ये खुद चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1023 में रजिस्टर्ड है। ये अगर किसी को भी गिफ्ट देंगे तो भाई उन पे टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली 12A और 12AA ये हैं स्पेसिफिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, ट्रस्ट है ये, और ये भी अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो फिर भाई वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 12A और 12AA में उनका लाइसेंस मिला हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, तो नो टैक्स विल बी एप्लीकेबल। फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड एस्टैब्लिश सोली फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये बड़ा एक यूनिक चीज है भाई, आपने फिल्मों में ये चीज देखी होगी। रेलवे एक्सीडेंट ड्यूरिंग कोरोना, यस अंकिता बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, यस। चलो अब ये है भाई ट्रस्ट, ये तुमने फिल्मों में कई बार देखा होगा, ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। ट्रस्ट मतलब जैसे मान लो कोई माइनर है, ठीक है, दो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उनका एक छोटा सा बच्चा है जो माइनर है अभी, ठीक है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई क्रिटिकल इलनेस हुई है, उन्हें एक ऐसा डिजीज हुआ है जो नॉन क्योरेबल है, जो क्योर नहीं हो सकता, और उन्हें पता है कुछ सालों में हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं अभी तो हमारा बच्चा माइनर है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी संभालने के अभी लायक नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिलकर एक ट्रस्ट बना देते हैं, इसे बोलते हैं ट्रस्ट, और अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वो बच्चे का जो मामा है, ठीक है, उसको ट्रस्टी बना देते हैं, और वो कहते हैं जब ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ट्रस्ट सारी की सारी प्रॉपर्टी इस बच्चे को गिफ्ट कर देगा, ट्रस्ट सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे को दे देगा, तो इसे बोलते हैं ट्रस्ट, ठीक है। अगर इस तरह का ट्रस्ट है और ट्रस्ट इस इंडिविजुअल को भाई कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ट्रस्ट की, तो वो भी गिफ्ट की तरह टैक्स नहीं होगी भाई, वाजिब सी बात है, ये तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो गिफ्ट की तरह टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रस्ट। बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ पार्शियल और टोटल पार्टीशन कवर्ड अंडर 47(1), तो जो भी टोटल पार्टीशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या पार्शियल पार्टीशन होता है, जैसे एचयूएफ का पार्शियल पार्टीशन हुआ या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टीशन हुआ, उस समय जो उसके मेंबर्स को भाई प्रॉपर्टी का कुछ कुछ हिस्सा दिया जाता है, वो गिफ्ट की तरह टैक्स नहीं होगा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर कवर्ड अंडर 47 सेक्शन, तो दो कंपनीज अमलगमेट हुई, डीमर्ज हुई, उनमें भी जो भाई एसेट्स का लेन देन होगा वो गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी बहुत प्रिस्क्राइब केसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मोहम्मद रियान कह रहा है मामा जी ने मामा बना दिया तो नालायक, कोई मामा जी मामा नहीं बनाएंगे, लेकिन होता है भाई ऐसा, ट्रस्टीज जो होते हैं ना वो कई बार घपला कर जाते हैं, ऐसा बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि एक ट्रस्ट बनाई गई किसी के बेनिफिट के लिए और जो ट्रस्टीज हैं वही पैसा खा गए, ऐसा केस सामने आया, लेकिन हमें ऐसे कोई केस में अंदर नहीं जाना, ठीक है। सर व्हाट अबाउट डोनेशंस फॉर समवन हु इज इल, अगेन डोनेशन यहां पर कवर होंगी, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1023C और 12A और AA में कवर्ड है तो वो कोई भी डोनेशन दें टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हैं एक्सेप्शंस, इन एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सारे गिफ्ट भाई टैक्स होंगे, जितने भी गिफ्ट हैं वो सारे के सारे हमारी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हमें जो ब्याज मिलता है, ठीक है, आपने फिक्स डिपॉजिट कराया बैंक में कोई, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर फिक्स डिपॉजिट पे। इनफैक्ट जो आपने बैंक में अपना अकाउंट खोला हुआ है, जो सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट खोला हुआ है, उस पर भी आपको भाई इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट है जो सिक्योरिटीज पे भाई आपको मिलता है, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कहां होगा, क्या वो IFRS में टैक्स होगा या PGBP में टैक्स होगा, वो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन द सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, अगर आपने जो सिक्योरिटीज रखी हुई हैं वो स्टॉक एंड ट्रेड की तरह रखी हुई है, मतलब आपका बिजनेस है सिक्योरिटीज में लेन देन करना, आप NBFC हो, आप बैंक हो, तो अगर आपका जो सिक्योरिटीज है वो स्टॉक एंड ट्रेड की तरह रखी हुई है तो वो टैक्सेबल होंगी PGBP की तरह। और अगर हम तुम जैसे लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट कराया, मैंने फिक्स डिपॉजिट कराया, तो अगर हम तुम जैसे लोग भाई अगर सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं जो स्टॉक एंड ट्रेड की तरह नहीं है, अदरवाइज दैन स्टॉक एंड ट्रेड,
तो हमारी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह टैक्स होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन है कि जब हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की इनकम है, तो कैसे टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन, तो हमारा एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं जो इंटरेस्ट इनकम में अलाउ होंगे एज अ डिडक्शन। ये इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है, सिर्फ ध्यान रखना, यहां सिर्फ इंटरेस्ट इनकम में जो खर्चे अलाउ होते हैं वो देख रहे हैं। कलेक्शन एक्सपेंडिचर, अगर आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न किया और उसको इंटरेस्ट को कमाने में आपने कुछ कलेक्शन का एक्सपेंडिचर किया, अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया, उस लोन के पैसे से सिक्योरिटीज खरीदी, तो जो लोन पे आपने इंटरेस्ट दिया वो हमारा खर्चे की तरह अलाउ होगा। कई लोग ऐसा करते हैं और बहुत गलत है ऐसा करना, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूं तुम्हें लोग क्या करते हैं। लोग किसी से लोन लेते हैं, उस पर ब्याज देते हैं और उस लोन के पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते हैं। इससे खतरनाक चीज दुनिया में कोई हो नहीं सकती, बिल्कुल गलत है ये। और उससे फिर इंटरेस्ट कमाते हैं या कोई भी डिविडेंड विविडेंड कुछ भी कमाएंगे। इससे गलत चीज कोई हो नहीं सकती, बता रहा हूं। ऐसा कभी मत करना लाइफ में कि इससे लोन लेके तुमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, उससे ब्याज कमा रहे हो या डिविडेंड कमा रहे हो, ऐसा कभी मत करना। हमेशा अपना पैसे से ही इन्वेस्ट करना जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन चलो अगर तुमने किया, सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन तुमने पे किया और उसको किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया जहां से इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो जो इंटरेस्ट तुमने पे किया वो डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा। ठीक है, एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज अलाउड वो भी हमारा एक्सपेंडिचर की तरह अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। हमारा टॉपिक है डिविडेंड इनकम। सर क्या डिविडेंड इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह टैक्स होगा? बिल्कुल भाई, डिविडेंड इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह टैक्स होगा। इसके टैक्सेबिलिटी में भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही अप्लाई करेंगे। लुट जाएंगे सर, रियान कह रहा है। अनसर्टेनिटी से डूब गए, पहले से शेयर मार्केट गिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूं ये गलती कभी मत करना भूल के भी। हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करना जहां भी इन्वेस्ट करना हो, कभी किसी का उधार लेके पैसा इन्वेस्ट मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है सर, चलो अब आते हैं डिविडेंड पे। क्या सर डिविडेंड इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है? बिल्कुल भाई, डिविडेंड इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। डिविडेंड इनकम इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो भाई आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और वहां से आपको डिविडेंड इनकम अर्न होती है। अगर वहां से आपको डिविडेंड इनकम अर्न होती है तो फिर भाई वो इनकम आपकी अदर सोर्सेज की इनकम के में टैक्स होगी, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब लोगों ने ना बहुत शानपति करी डिविडेंड के रिस्पेक्ट। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे और क्यों ये सेक्शन इतना बड़ा बन गया। एक छोटी सी बात कहनी थी, क्या डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह टैक्स होगा, छोटी सी बात। लेकिन देखो कितना बड़ा सेक्शन बना दिया कि लोग बहुत ज्यादा चतुर बनने लगे, लोग ओवर स्मार्ट बनने लगे। मैं बताता हूँ लोग ओवर स्मार्ट कैसे बनने लगे। अब समझना, मैं ओवर स्मार्टनेस की तुमको बात बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनना क्या हुआ। भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो जैसे लोग होते हैं वो अपनी कंपनी में दूसरी कंपनी में पैसा लगाते हैं और एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब डिविडेंड दो बार टैक्स होता है। एक बार टैक्स होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनी पे करती है, और दूसरी बार कई बार वो टैक्स होता है भाई लोगों के अपने हाथ में, जो शेयर होल्डर है उसके अपने हाथ में, क्योंकि कॉर्पोरेट डील होता है दोनों के केस में। ठीक है, अब लोग क्या करते थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को रोकने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को मुझे पैसा देना है। सपोज 1 करोड़ रुपए मैं कंपनी हूं और मुझे अपने शेयर होल्डर को पैसा देना है 1 करोड़ रुपए एज डिविडेंड। अब अगर मैं डिविडेंड की तरह उसको पे करूंगी अपनी कंपनी अपने शेयर होल्डर को, तो मुझे देना पड़ेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मैंने लगाया अकल, मैंने अकल लगाई, मैंने पता है क्या अकल लगाई, मैंने अकल लगाई, अरे सुनो भाई, rather than naming this 1 crore rupees as dividend, I will name it as loan, कि मैंने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया, वो भी इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट नहीं पे करना मेरे शेयर होल्डर को, कभी भी नहीं इंटरेस्ट पे करना, और नॉन रीपेबल, रीपे नहीं करना मेरे शेयर होल्डर को कभी ये पैसा वापस। लोन पे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता नहीं, वो तो इनकम है नहीं, तो डिविडेंड को इस तरह मैंने इवेड कर दिया। डिविडेंड को इस तरह मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को मैंने इवेड कर दिया। तो लोग क्या करते थे, लोग अलग अलग तरीके से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। होता वो डिविडेंड ही था, लेकिन उसे डिविडेंड का नाम नहीं देते थे। गवर्नमेंट ने बदमाशी पकड़ी लोगों की, और गवर्नमेंट ने जब ये बदमाशी पकड़ी और इस वाले सेक्शन को
भाई रिवाइज किया और इस वाले सेक्शन में जो डिविडेंड की डेफिनेशन है उसे बदल के बहुत ज़्यादा लंबी डेफिनेशन कर दी। और ये लंबी डेफिनेशन सिर्फ इस वजह से है क्योंकि लोग डिविडेंड अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जो डिविडेंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय लोग डिविडेंड को डिफरेंट डिफरेंट नाम देकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कोई कहता था मैंने लोन दे दिया शेयर होल्डर को, कोई कहता था मैंने कंपनी में एसेट पड़ा था, एसेट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर को। लोग एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे शेयर होल्डर को। तो अलग अलग नामों से भाई ये डिविडेंड नाम था। इस वजह से सेक्शन का नाम देखना क्या है, डीम्ड डिविडेंड। हमने अज्यूम कर लिया कि ये डिविडेंड है, डीम्ड डिविडेंड की तरह हम लोगों ने और भी चीजों पे टैक्स भाई लगा दिया। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यस, रियान ने सही बात कही, कॉर्पोरेट भी लिफ्ट करेंगे व्हेन देयर इज इवेजन ऑफ टैक्स। चलो आओ पढ़ते हैं डिविडेंड किस किस चीज को गवर्नमेंट ने बोल दिया। ये सारी चीजें भाई डिविडेंड है। ठीक है, नंबर 1, रिलीज ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी। जहां भी किसी कंपनी का एसेट रिलीज होगा, भले ही वो कैश हो, भले ही वो मेज कुर्सियां हो, भले ही वो ट्यूबलाइट हमने कंपनी की दे दी शेयर होल्डर को, और कई बार लोग क्या करते हैं, कंपनी का जो लैंड है वो शेयर होल्डर को दे देते हैं। कंपनी का लैंड शेयर होल्डर को दे देते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड की कैटेगरी में आएगा और उस पर डीडीटी लग जाएगा। मतलब डिविडेंड सिर्फ कैश में नहीं होता, काइंड में भी हो सकता है। सो एनी एक्टिविटी दैट लीड्स टू रिलीजिंग ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी विल बी टर्म्ड एज डिविडेंड्स। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को मैंने डिबेंचर्स दे दिए फ्री में, वो भी तो डिविडेंड हुआ एक तरह का। शेयर होल्डर्स को मैंने डिविडेंड दे दिया, डिबेंचर्स दे दिए। शेयर होल्डर्स को मैंने बोनस शेयर्स दे दिए, प्रेफरेंस शेयर वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने बोनस दे दिया, ये भी डिविडेंड हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तुमने कुछ भी शेयर होल्डर को दिया ना, कैश नहीं दिया, कुछ और भी दिया ना, मैं डिविडेंड मान लूंगी। गवर्नमेंट ने इतनी एक्सपैंड कर दी डेफिनेशन डिविडेंड की, क्योंकि तुम चोरी कर रहे थे, तुम बदमाशी कर रहे थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे कर रहे थे, दे डिविडेंड ही रहे थे, लेकिन नाम डिविडेंड नहीं दे रहे थे, नाम कुछ और दे रहे थे। इससे गवर्नमेंट ने पूरी डेफिनेशन ही एक्सपैंड कर दी। ठीक है, तो देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हो रहा है शेयर होल्डर्स को, वो भी डिविडेंड की तरह पहले टैक्स होगा भाई। कई बार कंपनी क्या करती है, कई बार कंपनी डिविडेंड को एक्यूमुलेट करती रहती है पूरे अपनी जिंदगी में कि डिविडेंड हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, डिविडेंड अपने पास रख रहे हैं। जब ये कंपनी पूरी खत्म होगी तब हम इकट्ठा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे के सारे लोगों को। तो बस वो भी डिविडेंड की कैटेगरी में आ जाता है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है और उसके कैपिटल को भाई डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, शेयर होल्डर्स को कैपिटल दी जा रही है, उस केस में भी पहले हम उसको डिविडेंड की तरह टैक्स करेंगे। ठीक है, देन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसका एक और नाम है भाई बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसमें एक और चीज ऐड करना, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो अगर आप अपने ही शेयर्स बायबैक कर रहे हो, ठीक है, एक कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक कर रही है, बायबैक ऑफ शेयर्स मींस कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है अरे सुनो भाई शेयर होल्डर, जैसे तुम्हारे पास मान लो हर एक शेयर होल्डर के पास 2-2 शेयर हैं, 2 में से एक शेयर हमें दे दो, हम तुम्हें पैसा दे देते हैं, इसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर या रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तुम शेयर कैपिटल उनका रिड्यूस कर रहे हो और उनको पैसे दे रहे हो, हम कहेंगे भाई ये भी तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, एक तरह से डिविडेंड डिक्लेयर करना हो गया, तुमने शेयर्स को आधा कर दिया। इट इज लाइक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। खुद के शेयर ले लेना ज्यादा प्राइस पे, वेरी गुड हर्ष, भाई प्रसाद सी। ठीक है, सो बायबैक ऑफ शेयर्स या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अगर तुम करते हो तो वो भी भाई मेरे डिविडेंड की कैटेगरी में आएगा और मैं बोलूंगा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है इस केस में भी। ठीक है सर, नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस। ये तो भाई सबसे बड़ा घपला है, तुमने अपने शेयर होल्डर्स को लोन दे दिया, होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, तो 10% वोटिंग राइट होगा शेयर होल्डर के पास, तो ही उसका लोन डिविडेंड की तरह माना जाएगा भाई। ठीक है, तो लोन एडवांस तुमने शेयर होल्डर को दे दिया, ठीक है, होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, 10% वोटिंग राइट होनी चाहिए आपके शेयर होल्डर के पास, तो ही वो डिविडेंड की कैटेगरी में माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में माना जाएगा। सेकंड, लोन्स एंड एडवांसेस टू अ कंसर्न HUF फर्म BOI ऑफ विच द शेयर होल्डर इज होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो तुम्हारा कोई शेयर होल्डर है जो किसी HUF में मेंबर भी है, तो कंपनी जो है ना वो शेयर होल्डर को नहीं दे रही लोन, वो उस HUF को दे रही है जहां शेयर होल्डर भी मेंबर। एक ही तो बात हो गई, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। तुमने शेयर होल्डर को देने के बजाय लोन तुमने उस HUF को दे दिया लोन जहां पर शेयर होल्डर मेंबर है, एक ही तो बात हो गई, एक ही तो बात हो गई। सो लोन एडवांस टू अ कंसर्न HUF BOI ऑफ विच शेयर होल्डर इज होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, शेयर होल्डर उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है भाई,
तो तुमने एक तरह से शेयर होल्डर को अपने लोन दिया है, ठीक है, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में आ जाएगा। लोन एंड एडवांस टू एनी पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के कहने पे या शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए तुमने किसी पर्सन को लोन एंड एडवांस दे दिया है, तो वो भी भाई हमारा डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में आ जाएगा। देन एनी पेमेंट इन कैश और अदरवाइज बाय वे ऑफ लोन्स एंड एडवांस, तो लोन्स एंड एडवांस तुमने दिया, वो भी सारा का सारा भाई शेयर होल्डर की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देता हूं भाई इसका। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स 50% शेयर होल्डर है इस कंपनी का, ठीक है। तो अगर कंपनी मिस्टर एक्स को लोन देगी तो वो तो भाई डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में आ ही जाएगा, ठीक है। अब कंपनी को ये बात पता है कि अगर मैं मिस्टर एक्स को लोन दूंगी तो डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एचयूएफ है जहां मिस्टर एक्स मेंबर है, तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट एक्स को लोन देने के बजाय कंपनी जो लोन देती है वो एचयूएफ को दे देती है लोन, ठीक है। कंपनी है, कंपनी का शेयर होल्डर है एक्स, अब शेयर होल्डर को अगर लोन देंगे तो वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को लोन देने के बजाय एक ऐसी एचयूएफ को लोन देती है जहां शेयर होल्डर मेंबर है, ताकि शेयर होल्डर तक पैसा पहुंच जाए। तो ये भी भाई जो हमारा ये जो लोन है ना, ये मिस्टर एक्स के हाथ में डिविडेंड की तरह टैक्स होगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ दिस दिस एंटायर थिंग इज वर्डेड। ओके सर, बात समझ में आ गई। तो भाई ये है हमारा डीम्ड डिविडेंड का एक्सपेंसिव डेफिनेशन, जो हमारी डेफिनेशन एक्सपैंड हो गई डीम्ड डिविडेंड के केस में। तो ये है हमारे क्लॉजेस 222A, 222B, C, D, E और F, ये क्लॉजेस हैं जो हमारे डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर एक पॉइंट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, समझना क्या है। जो डिविडेंड होता है, जो डीम्ड डिविडेंड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक ही डिविडेंड माना जाता है। यहीं पर बनाता हूं, चलो भाई, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये है बैलेंस शीट। समझना जरा, समझना जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, कितने रुपए के एसेट्स हैं, 1 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। कंपनी हो रही है लिक्विडेट, खत्म हो रही है कंपनी। अब कंपनी कहती है ये सारे के सारे जो 1 करोड़ के एसेट्स हैं, ये मैं सारे के सारे अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। मान लो शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी है, 2-4 शेयर होल्डर हैं, सब मिलकर फिक्स एसेट को शेयर कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के समय डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान हो रहा है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के समय प्लान कर रही है कि मैं सारे के सारे शेयर्स भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, किसको, सारे सारे एसेट्स शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी लिक्विडेशन के समय। अब यहां आ गया इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट ने ऐसे कमर पे हाथ रखी और उसने कहा सुनो कंपनी, रुक जाओ, रुक जाओ कंपनी, ये एसेट तुम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने शेयर होल्डर को, इसको मैं नाम दूंगा डिविडेंड, और इस पे पहले मुझे तुम्हें डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा, तो ही मैं तुम्हें परमिट करूंगा कि ये एसेट तुम अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है इनकम टैक्स एक्ट, डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में इसको लाकर, ठीक है, डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में इसको लाकर, ठीक है, ठीक है सर। तो इनकम टैक्स एक्ट ने ये बात बोली। अब कंपनी ना एक सवाल पूछती है इनकम टैक्स एक्ट से। सवाल क्या है, सुनना। सवाल ये है कि सुनो इनकम टैक्स एक्ट, तुम कह रहे हो कि ये जो 1 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, ये जो मैं अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर रहा हूं, ये मैं एक तरह से डिविडेंड दे रहा हूं। हाँ, कंपनी ये कह रही है डिविडेंड, कंपनी कह रही है डिविडेंड, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है तुम डिविडेंड दे रहे हो। तो सुनो जरा इनकम टैक्स एक्ट, डिविडेंड कहां से दिया जाता है? डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है, जो कि कहां पड़ा होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा होता है ना, ऐसा होता है ना, हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है डिविडेंड। एक मतलब समझदार कंपनी होगी वो हमेशा डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से देगी। हाँ जी हाँ। अब देखना जरा मेरे प्रॉफिट में कितना पैसा पड़ा है। तो जब देखा गया तो रिजर्व एंड सरप्लस में 20 लाख रुपए पड़े थे, और बाकी जो पड़ा था ना वो लायबिलिटीज में पड़ा था, जैसे क्रेडिटर्स को पे करना है, टैक्स पे करना है, कुछ भी करना है। लायबिलिटीज में 80 लाख रुपए लायबिलिटीज में पे करना था, 80 लाख रुपए लायबिलिटीज की तरह पे करना था। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास था वो सिर्फ 20 लाख रुपए का था। तो कंपनी ने इनकम टैक्स एक्ट से बोला सुनो इनकम टैक्स एक्ट, ये जो 1 करोड़ रुपए मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, मेरे बेचारे शेयर होल्डर्स इसमें से 80 लाख रुपए तो लायबिलिटीज को सेट ऑफ करेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो उनकी जेब में कितना जाएगा? उनकी जेब में तो सिर्फ उतना पोर्शन जाएगा जो रिजर्व एंड सरप्लस की तरह खड़ा है, विच इज 20 लाख रुपीज ओनली।
तो सुनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कृपा करके अगर तुमने अकाउंट्स भैया से पढ़ा है और फंडामेंटल्स तुम्हारे एकदम क्लियर हैं अकाउंट्स के, तो जरा एक बेसिक बात समझना, तुम जो एज्यूम कर रहे हो कि ये पूरा पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा अजम्पशन मत करो. दिस डिविडेंड इज ओनली डिविडेंड टिल द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट विच इज देयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो डिविडेंड जो डिविडेंड बनेगा वो सिर्फ उतना पोर्शन बनेगा जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. इसका मतलब क्या हुआ? 1 करोड़ रुपए जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसमें से सिर्फ 20 लाख रुपए डिविडेंड माना जाएगा और 80 लाख रुपए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा. मतलब पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए डिविडेंड नहीं माना जाएगा. डिविडेंड इज डिविडेंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. प्रॉफिट के एक्यूमुलेशन तक ही डिविडेंड हमेशा भाई माना जाता है. ठीक है. अभिषा कह रही है सर ये जो इतने सारे गवर्नमेंट ने वो क्लासिफिकेशन बना दिए हैं, ये शायद इसलिए है क्योंकि लोग मिसयूज करते थे इसका. बिल्कुल भाई यही बात है. गवर्नमेंट जो इतने डिटेल में डिविडेंड का डेफिनेशन बना दिया ना, लोग मिसयूज करते थे. ये मिसयूज की वजह से ही भाई ये इतने सारे वो बन गए. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पॉइंट तुम्हें याद रखना है. डीम्ड डिविडेंड के केस में हमेशा आपका जो डिविडेंड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना ही बनेगा, टोटल नहीं बनेगा. अच्छा सर ये बता दो कि जो डिविडेंड है उसमें से डिडक्शंस कौन सी अवेलेबल होंगी? डिविडेंड की इनकम में से हम क्या क्या खर्चा माइनस कर सकते हैं? तो भाई डिविडेंड की इनकम में से सबसे पहले तुम इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर सकते हो. मैंने तुम्हें बताया था, लोन लिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर सकते हो, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ डिविडेंड इनकम. ठीक है, तो जो डिविडेंड इनकम है उसका 20% तक ही इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर सकते हो. तो सबसे पहले इंटरेस्ट का खर्चा तुम माइनस कर सकते हो. ये मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तभी वाली लिमिट भी तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन केस ऑफ डिविडेंड इज 222F. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपका डिविडेंड 222F का है, विच इज बायबैक ऑफ शेयर्स का डिविडेंड है, तो उसमें इंटरेस्ट का भी खर्चा भाई नहीं अलाउ होता एज अ डिडक्शन. डिडक्शन की तरह नहीं अलाउ होगा वो वाला खर्चा भी. तो कोई खर्चा अलाउ नहीं होता अगर आपका बायबैक वाला भाई डिविडेंड का ड्रॉबैक का खर्चा है. ठीक है सर. ठीक है, अब आ गए अगले सेक्शन पे. अगले सेक्शन है स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस. ये वाले खर्चे अलाउ नहीं होते कोई भी अदर इनकम के. ठीक है, जो भी अदर इनकम है ना, उसमें से ये वाले खर्चे भाई अलाउ नहीं होंगे. स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस हैं हमारे अदर इनकम के, अदर सोर्सेज के हेड का. तो एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर, आपका कोई घर का खर्चा है, पर्सनल खर्चा है, वो अलाउ नहीं होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड से. इंटरेस्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड. आपने इंडिया से इंटरेस्ट पे किया, इंडिया के बाहर, उस पर टीडीएस ने डिडक्ट किया, 100% डिसअलाउंस होता है. ठीक है, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड. आपने सैलरी पे किया आउटसाइड इंडिया, उस पर टीडीएस ही नहीं डिडक्ट किया. अब भाई इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं. ठीक है, होता ऐसा है कि कई बार हम जो हमारे पास फंड्स होते हैं ना, उसको मैनेज करने के लिए हम बाहर से एक पर्सन हायर करते हैं कि सर हमारे पास ये 50 लाख रुपए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तुम हमें सलाह दो कहां इन्वेस्ट करें. तो तुमने उसको सैलरी पे करी ना, वो बंदा तुमने अपने ऑफिस में रखा, उसको सैलरी पे करी, और तुमने उसके बदले में कमाया क्या? डिविडेंड की इनकम कमाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कमाया. तो उस केस में ये सैलरी वाला पॉइंट आता है. सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया, जो तुमने अदर सोर्सेस की इनकम कमाने के लिए जो सैलरी का एक्सपेंस किया, जिस पे टीडीएस ने डिडक्ट किया, वो अलाउ नहीं होगा एज अ डिडक्शन. डिडक्शन की तरह अलाउ नहीं होगा. ठीक है, फिर 30% ऑफ पेमेंट विच इज पे टू रेजिडेंट. अगर रेजिडेंट को आपने पेमेंट करी, उसका 30% डिसअलाउ होगा अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया. ये वही सेक्शन 40A आई और 40A IA की रेफरेंस पे हो रहा है. वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स जो आपने पे किया वो डिडक्शन की तरह अलाउ नहीं होता है. तो भाई वैसे भी नहीं होता. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये खर्चा नहीं है जो अलाउ होगा. ठीक है, फिर है भाई इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट्स बोरोड फॉर मीटिंग टैक्स लायबिलिटी इज आल्सो नॉट डिडक्टेबल. अगर आपने टैक्स पे करने के लिए कोई लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी डिडक्शन की तरह अलाउ नहीं होगा. ठीक है, एनी अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40A, ये पीजीबीपी में हमने पढ़ा था. ठीक है, एक्सेस पेमेंट जो करी है, एक्सेस पेमेंट अगर आपने करी अदर सोर्सेज की इनकम को कमाते हुए, तो फिर वो अलाउ नहीं होगा एज अ डिडक्शन. और अगेन 10,000 रुपीज से ज्यादा अगर आपने कैश में पे किया है, तो वो भी डिडक्शन की तरह नहीं अलाउ होगा आईएफओएस की इनकम से. नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ कैजुअल इनकम. कैजुअल इनकम जो आप कमाते हो उसमें से तो भाई कोई वाजिब अगर आपका खर्चा हुआ है कैजुअल इनकम कमाने के लिए भी, तो भी वो डिडक्शन नहीं की तरह नहीं मिलेगा. डिडक्शन आपको डिडक्टेबल नहीं होगा. जैसे मान लो मैं गया केबीसी, ठीक है, मेरा केबीसी में सिलेक्शन हो गया और मैंने एयर टिकट पे करा खर्चा. एयर टिकट पे खर्चा करके केबीसी से मैंने 1 करोड़ रुपए जीते. मैंने गवर्नमेंट को कहा अरे सर 1 करोड़ रुपए तो मैंने जीत लिए, लेकिन उसमें जो टिकट का मेरा खर्चा है उसे तो माइनस करो. गवर्नमेंट कहेगी नहीं, माइनस नहीं होगा.
कैजुअल इनकम से कोई भी खर्चा डिडक्ट नहीं होता, किसी भी तरह का खर्चा अलाउ नहीं होगा कैजुअल इनकम से। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो, तुम कुछ कह रहे हो क्या मेरे से? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाह रहे हो। कुछ कह रहे हो तो बोल दो, खुल के बोलो। तुम शर्माते क्यों हो? खुल के बोलो क्या कहना चाह रहे हो। कुछ कहना चाह रहे हो लगता है तुम्हारी कुछ दिल की बात है, दिली ख्वाहिश है तुम्हारी, दिली तमन्ना है जो तुम कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। अरे बोल दो, कोई बात नहीं, डरो मत, घबराओ मत। मेरे से क्या शर्माना, बोल दो क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, तो तुम्हें कहना चाह रहे हो सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ। अभी आपने हवा की तरह पूरा का पूरा सेक्शन उड़ा दिया, ऐसा लगा कि जैसे एक कान से सुना दूसरे से बाहर आ गया। ठीक है, कई कई चीजें तो कान में भी नहीं गई, ऐसे ऐसे लूप बन के ऊपर से गुजर रही सर। सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आया। ठीक है भाई, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आएंगे। इनर वॉइस इज नेवर कम्स आउट। वेरी गुड, मनीष ने क्या फिलोसफी बोली, वाह वाह वाह। समझ में नहीं आई हालांकि मुझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिसेस एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अज्यूम दैट शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है, वो ओल्ड टैक्स रेजिम में ही है। ठीक है सर। प्राइवेट ट्यूशन फीस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अवार्ड फ्रॉम केबीसी, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज हस्बैंड, इंटरेस्ट। चलो एक एक करके हेड उठाते जाओ और एक एक करके इसका आंसर भी लिखते जाओ। फॉर्मेट जैसा कि तुम्हें पता है मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मेट तुम्हें एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, तो तुम्हें खुद अपने हाथ से करके देखना पड़ेगा। ठीक है सर। सबसे पहला है प्राइवेट ट्यूशन फी। सर हमने शुरुआत में ही लिखा था, शुरुआत में ही हमने देख लिया था, प्राइवेट ट्यूशन फीस इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह टैक्स होती है। पूरे 10,000 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह टैक्स करेंगे। अब सारी कैजुअल इनकम इकट्ठा उठा लेते हैं। ठीक है, जो कैजुअल इनकम है उनको इकट्ठा उठा लेते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 2,000, 3,20,000, ये हो गया भाई 2,000। फिर अभी 3,20,000, ये है केबीसी में से हमने जीता। टैक्सेबल होगी क्या? बिल्कुल सर टैक्सेबल होगी। पेंशन मिल रही है भाई, पेंशन, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड। इसका मतलब ये किस टाइप की पेंशन है भाई? ये है फैमिली पेंशन। कौन सी पेंशन है भाई? ये है फैमिली पेंशन। और फैमिली पेंशन जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह टैक्स होती है। 25,000 रुपए तो में मिली है। ठीक है सर, 25,000 रुपीज की फैमिली पेंशन मिली है। डिडक्शन कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, दैट इज 8,333। ठीक है, तो यहां पर 8,333 और 15,000 रुपए। ठीक है, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो तुम्हें डिडक्शन की तरह मिल जाएगा। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो तुम्हें डिडक्शन की तरह मिल जाएगा। और लोअर कौन है इन दोनों में से? 8,333 भाई लोअर अमाउंट है। लोअर अमाउंट कौन सा है? 8,333 लोअर अमाउंट है, तो 8,333 की तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी। तो नेट इनकम जो टैक्सेबल हो जाएगी तुम्हारे हाथ में वो कितनी होगी? 16,667। अब जरा चैट बॉक्स में मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर ये पर्सन न्यू टैक्स रेजिम में एलिजिबल होता तो यहां 15,000 रुपए की जगह क्या लिखा होता? बता दो जरा। अगर यहां पर अरे रोहित शर्मा, रोहित रहने दे, नहीं देंगे जवाब, बहुत भाव खाते हैं सर। रोहित शर्मा कह रहा है कोई नहीं, अब देख तू मैं मैसेज नहीं करूंगा, नालायक। ठीक है, तो ये कितने अमाउंट से टैक्स हो जाता? ये 25,000 से टैक्स हो जाता। वेरी वेरी गुड, ये 25,000 हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकल के जो एग्जाम्पशन मिलती है वो 15,000 नहीं, वो 25,000 की होती, बढ़ जाती मतलब। लेकिन फिर भी 8,333 हमारा अमाउंट रहता। ठीक है, ये 25,000 हो जाता। वेरी गुड आंसर। ठीक है, अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे हमें भाई कोई इंटरेस्ट मिला है? जी हाँ। कितने अमाउंट का? 25,000 रुपए का। टैक्सेबल होगा? जी हाँ, 25,000 रुपए हो जाएगा टैक्सेबल। फिर क्या है भाई? डायरेक्टर्स फीस, सिटिंग फीस होगी। सिटिंग फीस होती है वो हमेशा हमारी भाई टैक्सेबल हो जाती है अदर सोर्स की तरह। 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज की टैक्सेबल हो जाएगी। लेटिंग ऑफ वेकेंट लैंड, लैंड वेकेंट है, उसका लेटिंग आउट किया, मतलब उसको किराए पे दिया है। कितना अमाउंट है भाई? 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। ठीक है, वेकेंट लैंड का हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर है, अच्छा आपको लैंड के बाद रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर स्कूल। अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको जो पेपर चेकिंग की फीस मिल रही है वो एम्प्लॉयर के स्कूल की मिल रही है।
तो ये तो भाई सैलरी की कैटेगरी में टैक्स होगी, ये अदर सोर्सेज में नहीं टैक्स होगी, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ सीए इंस्टीट्यूट की आपको एग्जामिनेशन कॉपी चेक करने का मौका मिल रहा है, जो एम्प्लॉयर नहीं है ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो ये टैक्सेबल होगा। तो नीचे वाला 10,000 टैक्सेबल होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर स्कूल जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला है वो टैक्सेबल होगा, विच इज रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग कॉपी ऑफ सीए वाला जो चेकिंग होगी वो टैक्सेबल होगा। अभी यहां पर तुम्हारे को ये चीज लिखनी पड़ेगी, मतलब आगे का यहां पर कुछ मिसप्रिंट है, आपके पीडीएफ में वो मिसप्रिंट दूर कर दूंगा, बट यहां पर लिखना पड़ेगा रेम्यूनरेशन फ्रॉम सीए का रेम्यूनरेशन पेपर चेकिंग के लिए वो टैक्सेबल डेफिनेटली होगा, अदर सोर्सेज की तरह 10,000 रुपीज यहां पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे आगे का क्वेश्चन मैं अपने बोर्ड पे कंटिन्यू करूंगा। आगे कौन सा इनकम है भाई? आगे इनकम है, इनकम टैक्स का रिफंड मिला है। इनकम टैक्स का रिफंड टैक्सेबल नहीं होता भाई, ठीक है। इनकम टैक्स का रिफंड मिला है विच इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है वो आपने इनकम टैक्स दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने वापस कर दिया, तो इसमें कोई टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगली जो चीज है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ये टैक्सेबल होगा। सो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 100 रुपीज ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगला क्या है भाई? अगला है कुछ रेंटल इनकम है भाई, ठीक है। 10,000 रुपए की रेंटल इनकम है और उसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर है 5,000 रुपए। कॉम्पोजिट रेंट टैक्सेबल होगा, बिल्कुल सर, रेंट तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। और कॉम्पोजिट है, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी भी होगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी होगा। अगर सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग होता तो फिर भी मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरह ले जाता, लेकिन यहां तो कॉम्पोजिट है तो पक्का ये टैक्सेबल होगा, ठीक है भाई। सो कॉम्पोजिट रेंट इज 10,000 रुपीज। अच्छा, इसमें कोई खर्चा हुआ है? जी हाँ सर, लेस एक्सपेंडिचर। कितने का खर्चा हुआ है? 5,000 रुपीज का खर्चा हुआ है, तो उसे मैं माइनस कर दूंगा, 10,000 माइनस 5,000, ये पड़ा भाई 5,000 रुपीज का टैक्सेबल अमाउंट आ गया, जो टैक्स लगेगा जिसका, ठीक है सर। आगे रेंट ऑन सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन सब लेटिंग कर रहे हैं, और रेंट पेड टू ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल जो ओनर है उसको 12,000 रुपए का रेंट पे हो रहा है, और जो हमें रेंट मिल रहा है वो 20,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी ली और किसी और को रेंट पे दे दी, सब लेटिंग। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरह नहीं टैक्स होगा, अदर सोर्सेज की तरह टैक्स होगा, और डिडक्शन आपको भाई मिल जाएगा, ठीक है। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग अमाउंट है भाई 20,000 रुपए, लेस रेंट पेड टू ओनर, ओनर को जो आप रेंट पे कर रहे हो 12,000 रुपए, तो टोटल टैक्सेबल कितना होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टोटल टैक्सेबल होगा 8,000 रुपए, ठीक है। 8,000 रुपए आपका टोटल टैक्सेबल होगा IFOS। चलो आगे, चलो आगे कहता है इनकम टैक्स पेड, ये तो खर्चा है भाई, ये कोई खर्चे की तरह हम अलाउ नहीं करेंगे, तो ये इग्नोर कर दो। पेमेंट मेड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। पेमेंट मेड फॉर LIC एज प्रीमियम, LIC को प्रीमियम की तरह तुमने पे किया है, ये भी कोई खर्चा अलाउ होने वाली बात नहीं है, ये कोई अलाउ नहीं होगा। तो ये सारे खर्चे भाई कोई भी अलाउ नहीं होंगे, तो बस ये हमारा हो गया टोटल। अब जरा टोटल करके बता दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का टोटल कितना आ रहा है? ये हो गया हमारा आंसर खत्म, बता दो जरा। नालायक रोहित शर्मा, एक ही मैसेज बार बार लिख रहा है, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट। नालायक, पहले तुम अपने कोर्स की स्टडी तो कर लो ढंग से, एग्जाम आने वाले हैं, ध्यान भटकाने की कोई ना कोई चीज चाहिए तुम्हें लाइफ में। नालायक, पहले फोकस करके एग्जाम निकाल लो, CM में बन जाओ, CM में क्वालिफाई कर लो। उसके बाद स्टॉक मार्केट क्या, दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जिनकी नॉलेज तुम्हें एक्वायर करनी चाहिए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी आगे चल के। ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं, उसके लिए पूरी लाइफ पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। तो अभी पहले जो फोकस वाली चीज है उससे तो फोकस करके कर लो। नालायक। टोटल बताओ, चलो टोटल क्या आया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, और एग्जाम का क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे बस इसका आंसर बता दो। 426767 426767, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल ये आ गया, सब लोग चेक करो। सोनम खान का पता नहीं आंसर ये कैसे आया, नालायक सोनम खान, ये तुम्हारा आंसर 138767 कैसे आया? मेरे ख्याल से उसने ये नहीं ऐड करे, या फिर सिर्फ ये वाले, नहीं ये नहीं ऐड करे उसने। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। सब चेक करो भाई, ये आंसर आया 426767, प्राची अग्रवाल ने जो भेजा है। इज द आंसर करेक्ट? दलप्रीत कौर, व्हाट इज योर आंसर? सादिका फातिमा इज ऑल्सो लाइव, व्हाट इज योर आंसर? ओके परफेक्ट, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिसंबर 24 एग्जाम में आया, और भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। मिस्टर अजीत, अ रेजिडेंट इंडियन, एज्ड 55 इयर्स, अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो भाई सीएम में है ये, शेयर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो आपको इनकम की डिटेल दी हुई है, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 70,000 रुपीज, तो इसको आंसर बुक्स को भाई इवैल्यूएट करने में इसका इतना इनकम आया, और इन बुक्स को इवैल्यूएट करने में इसका कुछ खर्चा भी आया, स्टेशनरी का खर्चा आया 1200 रुपए का, जो इन भाई आंसर शीट्स को इवैल्यूएट करने में आया। इनकम टैक्स रिफंड रिलेटिंग टू AY 23-24 45,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 7,000 रुपए, इनकम टैक्स का रिफंड बना 45,000 रुपए। कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी, तो मैरिज एनिवर्सरी पे कैश गिफ्ट मिला है फ्रेंड से 76,000 रुपए, 76,000 का कैश का गिफ्ट मिला है भाई एक फ्रेंड से मैरिज एनिवर्सरी पे। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज सन से गिफ्ट रिसीव हुआ मिस्टर अभिजीत से 1,30,000 रुपीज इन कैश, कैश में रिसीव हुआ सन से, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, ये सब लेटिंग की बात नहीं हो रही, लेटिंग आउट की बात हो रही है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 50,000 पर मंथ। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम लिस्टेड इंडियन कंपनी, कंपनी से डिविडेंड मिला है 65,000 रुपए का। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन टेकन टू बाय द शेयर्स, शेयर्स को खरीदने के लिए लोन लिया था भाई इसने, ऑन विच डिविडेंड इज रिसीव्ड 15,000 रुपीज, जो डिविडेंड रिसीव हुआ ना 65,000 रुपए का, उसको कमाने के लिए लोन लिया, लोन पे ब्याज दिया 15,000 रुपए का ब्याज दिया, ठीक है। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ अजीत, ठीक है। अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, उसने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ऑप्ट किया है, सेक्शन 115 BSC में उसने ऑप्ट किया है, ठीक है। ठीक है सर, आओ स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मुझे बताते जाना। सबसे पहले जो प्रोफेशनल एग्जाम का चेकिंग करने में जो उसको इनकम मिली, वो कितनी इनकम मिली भाई? 70,000 रुपीज की इनकम मिली, जो प्रोफेशनल एग्जाम है उसको चेक करने की, ठीक है। अब इसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना है? वो है 1,200 रुपए। तो भाई नेट इनकम जो अर्न करी वो कितनी अर्न करी? 68,800 रुपीज नेट इनकम अर्न करी, ठीक है। अब इनकम टैक्स रिफंड मिला, उस पर ब्याज मिला, ब्याज तो इनकम है लेकिन इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं है, तो इनकम कितने अमाउंट की है? 7,000 रुपीज की इनकम है, 7,000 रुपीज की इनकम है। फिर है कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड ऑन मैरिज एनिवर्सरी, तो उसकी भाई मैरिज एनिवर्सरी थी, जो कि भाई कैश रिसीव हुआ। अगर मैरिज होती तो क्या ट्रीटमेंट होता सर? अगर मैरिज होती तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन अभी मैरिज एनिवर्सरी है, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा 76,000 रुपए पूरा का पूरा टैक्सेबल, क्योंकि फ्रेंड से मिला है, फ्रेंड से मिला है। अगर यही किसी रिलेटिव से मिलता तो टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि नॉन रिलेटिव से मिला है, फ्रेंड से मिला है, टैक्सेबल हो गया 76,000 रुपए, 76,000 रुपए विल बी टैक्सेबल। ठीक है। फिर क्या है? फिर है भाई अमाउंट रिसीव फ्रॉम सन मिस्टर अभिजीत, अगर बेटे से कोई भाई इनकम मिलती है उस पर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता, निल टैक्स मिलेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है भाई, ये भी निल होगा। क्यों सर, क्यों निल होगा ये? क्योंकि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, दिस विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये अदर सोर्सेज की इनकम नहीं है, ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर सबलेटिंग लिखा होता तो यहां आता, लेटिंग लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी से भाई डिविडेंड मिला, कितने अमाउंट का डिविडेंड मिला? 65,000 रुपए का डिविडेंड मिला, 65,000 का डिविडेंड मिला, और इसको कमाने में 15,000 रुपए का खर्चा कर दिया।
लेकिन पता है सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है डिविडेंड इनकम के केस में जो एक्सपेंस अलाउ होता है वो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% होता है। डिविडेंड इनकम के केस में जो खर्चा अलाउ होता है, देखो कितना होता है, हमने पढ़ा था, देखो डिविडेंड इनकम, अगर इंटरेस्ट का कोई खर्चा अलाउ होगा तो वो मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होगा। मैंने आपको यहां बताया था, मैं क्वेश्चन में ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना खर्चा मिल जाएगा? 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। अब ऐसा थोड़ी आपने डिविडेंड इनकम कमाई पूरा का पूरा खर्च कर दिया तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ही नहीं लेगी, ऐसा थोड़ी है भाई। तो 20% ऑफ डिविडेंड अमाउंट विच इज 13,000 रुपीज। तो विच एवर इज लेस 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, विच एवर इज लेस, आपके खर्चे कितना ला होगा? तो खर्चे कितना ला होगा? 65,000 माइनस 13,000। तो ये इनकम कितनी आ गई? ये आ गई भी 52,000 रुपए की इनकम आ गई। देखो कितना इजी क्वेश्चन, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हो। बट सर एनिवर्सरी में रिलेटिव ने दिया तो भी टैक्सेबल ना? नहीं, अगर रिलेटिव ने दिया तो नॉट टैक्सेबल, चाहे एनिवर्सरी चाहे नॉट एनिवर्सरी, रिलेटिव तो आपको कभी भी दे सकता है भाई गिफ्ट। प्रसाद कह रहा है एनिवर्सरी पे रिलेटिव ने गिफ्ट दिया तो टैक्सेबल, नो नॉट टैक्सेबल। रिलेटिव से कुछ भी गिफ्ट मिलता है नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। रिलेटिव से चाहे जो भी गिफ्ट मिले नॉट टैक्सेबल। बता दो भाई आंसर क्या है? अच्छा 203,800, 203,800, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, तो छोटा चैप्टर, 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और बस अगर आप इसके इंपॉर्टेंट ये वाला एस्पेक्ट भी करके चले गए जो मैंने लाइव सेशन में कराए हैं, आपको डिटेल वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, डिटेल वीडियो इस चैप्टर की देखना ही मत। सिर्फ अगर ये भी कर लिया तो सफिशिएंट है, काम चल जाएगा भाई। शॉर्टकट लेना है हमें, शॉर्टकट क्या? आईडीटी फुल फ्लेजेड करो, डीटी को इन रिविजन लेक्चर्स से करो, जो चैप्टर्स भाई ये वाले चैप्टर्स हैं जो तंग करते हैं, ठीक है, और इतना सफिशिएंट है, इसमें आपका काम चल जाएगा। दैट इज हाउ वी ट्राई टू डू। हालांकि देखो बेस्ट तो ये रहता है कि फुल करो, है ना, बेस्ट तो यही है कि 100% सिलेबस करो, लेकिन जब समय कम होता है तो ये समय कम होने का शॉर्टकट है एक तरह से, ठीक है, और रिविजन का शॉर्टकट है, ठीक है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। एलिमिनी, अच्छा, नालायक प्रसाद कह रहा है सर एलिमिनी टैक्सेबल होती है नहीं होती? नहीं भाई नहीं, एलिमिनी टैक्सेबल नहीं होती। जब वो लमसम पे होती है ना, लमसम, क्योंकि वो एक बार में इकट्ठी खट्टी पे होती है, तब वो लमसम टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट के नेचर में आ जाती है। तो क्योंकि वो कैपिटल रिसीट के नेचर में आ जाएगी तो जो लमसम एलिमिनी होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है। सो यस दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस, विल बी मीटिंग इन आवर सब्सिक्वेंट सेशन। अब हम अगला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, आगे के अपने चैप्टर्स पे जाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि इस वाले चैप्टर तक जो भी भाई आपके एमसीक्यूज हैं, जैसे इसके नीचे जो मैंने एमसीक्यूज दिए हैं, वो एमसीक्यूज प्लीज बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में खास बात यह है, इसके जो एमसीक्यूज है ना, उसमें ऑल हेड्स के एमसीक्यूज हैं, यहाँ सैलरी के भी हैं, हाउस प्रॉपर्टी के भी हैं, बहुत सारे हेड्स के हैं, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इन्हें जरूर करना, बहुत ढंग से करना एमसीक्यूज। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स भी हैं, इन्हें भी बहुत अच्छे से करना। ठीक है, और उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो तो ऑफ कोर्स करने ही करने हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जितना पॉसिबल हो पाए प्रैक्टिस करो, सो दैट हम आगे चल के और अच्छे से अपना डीटी को कवर करें, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, विल बी मीटिंग इन अ सब्सिक्वेंट सेशन। टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड happy studying. Bye bye, see you in the next session.